होगा लगा के, यहां कहीं रख देना ताकि मुझे दिखता रहे क्या हो रहा है। गुड मॉर्निंग। एक 14 साल का बच्चा पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भर रहा था। उससे किसी ने पूछा कि क्या तुम पूरी जिंदगी इसी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरोगे? उसने कहा नहीं, मैं एक सपना देखता हूं और मेरा सपना है कि मैं जिस पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भर रहा हूं पूरी जिंदगी वहीं पेट्रोल नहीं भरूंगा। मेरी आंखों में एक सपना है कि मैं लाइफ में एक दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी खोलूंगा। क्या नाम था उस बच्चे का? उसका नाम था धीरू भाई अंबानी, और उसने कर दिखाया। उसने दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी खोली। तो लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है सपना देखना। और आपका सपना कैसा होना चाहिए? लार्जर देन लाइफ होना चाहिए। आपका सपना जो होना चाहिए वो जुनून से भरा हुआ होना चाहिए। अगर आपकी लाइफ में सपना अच्छा है, बड़ा है, तो ही ये चांस है कि आप उतनी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले कम से कम सोचने में तो कंजूसी ना करें, बड़ा सोचें, अच्छा सोचें। अभी हम कोरोना वायरस के कारण अपने अपने घरों में बंद हैं। हम चाहें तो हम अवसाद से ग्रस्त हो सकते हैं, हम चाहें तो हम आलसी बन सकते हैं, हम चाहें तो हम पूरा दिन सोने में निकाल सकते हैं। लेकिन उसकी जगह यदि आपकी आंखों में कोई सपना है तो आप इस मौके को अपॉर्चुनिटी मान सकते हैं, और इस अपॉर्चुनिटी को मानकर आप अपनी वो सारे काम कर सकते हैं जो आपको आपकी करियर की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में हेल्प करेगा। एंड आई एम वेरी श्योर यू विल डू इट। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आप किसी सही समय का इंतजार बंद करें। आप जो भी क्वेश्चंस मुझसे अभी पूछेंगे, आई वुड लाइक टू स्टार्ट आंसरिंग द क्वेश्चंस, बिकॉज फॉर मी whatever I want to say is not as important as your queries or questions. So at any point of time you have any query, please do not think about others. The query is between you and me, and therefore whatever query you have you can write here. Do not think that I am at a same time speaking to many people. I am just speaking to you alone, right? Fine. So we are basically talking about this opportunity which is there with us if you are a student or you are a parent. This is the best opportunity when actually you can target whatever your career aspirations are. अब सबसे बड़ा क्वेश्चन इसमें पहले क्या आता है कि सर हमें तो यही नहीं पता कि हमारी करियर एस्पिरेशन क्या है, हमें यही नहीं पता कि हमारा सपना क्या है। तो अगर हम अपना सपना या अपनी करियर एस्पिरेशंस या अपना लाइफ का गोल सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहला इंग्रेडिएंट क्या है? उसके लिए सबसे पहला इंग्रेडिएंट है कि क्या हम अपने आप को पहचानते हैं, क्या हमें यह पता है कि हम कौन हैं, क्यों आए हैं इस दुनिया में, क्या कर दिखाना चाहते हैं। सिर्फ इसी तरह से खाने पीने और सो जाने में अपने जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, क्या है जो हम कर दिखाना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले अपने आप को पहचानना होगा और यह देखना होगा कि हमारे अंदर यूनिक क्या है, व्हाट इज आवर यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ। अब लेकिन ये यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ किस दुकान पर मिलती है? तो हमें इसके लिए किसी दुकान पर जाने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहला तरीका है इंट्रोस्पेक्शन। आप अपने अंदर झांक कर देखें, और सबसे अच्छा समय इंट्रोस्पेक्शन का यही है। अभी जब आपके पास कोई और काम नहीं है तो प्लीज आप अपने आप से पूछें कि आप चाहते क्या हैं, आपकी कौन सी ऐसी आदत है जो आपको दूसरों से अलग करती है, आपके अंदर ऐसी कौन सी आदतें हैं जो दूसरों से अलग हैं, आप ऐसा कौन सा काम अलग कर सकते हो जो हर कोई नहीं कर सकता। आप यदि उस बात को पकड़ लो
उसको अपनी स्ट्रेंथ बना लो। लेकिन आप कहोगे ये तो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, इसको हम स्ट्रेंथ कैसे मान सकते हैं, इसको हम कैसे स्ट्रेंथ बना सकते हैं? बहुत सिंपल है, जो भी ये आपकी यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ है, यदि आप इसके एनहांसमेंट के लिए थोड़ा सा हार्डवर्क करना शुरू कर दें, अपनी आदतों में परिवर्तन कर लें, तो ये आपकी स्किल बन जाएगी। और स्किल बनने के बाद जब इसमें और निखार आएगा तो ये आपका टैलेंट बन जाएगा। जब ये स्किल की जगह टैलेंट बन जाएगा तो ये कोई आपको कॉपी नहीं कर पाएगा, कोई भी आपसे चुरा नहीं पाएगा, क्योंकि जो आपका टैलेंट है वो तो आपका ही रहेगा। और इसीलिए उसके बाद आप जीवन में जितनी भी ऊंचाइयों को छुएंगे उसमें आपको कोई कंपटीशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो आपने जो अपना करियर बनाया है वो अपने इर्द गिर्द बनाया है। आपने ये सोचकर नहीं बनाया कि मार्केट में क्या हॉट चल रहा है, आपने ये नहीं देख के बनाया कि किस चीज में कितना प्रॉफिट है। आपने ऐसे करियर बनाया है कि किस चीज में आप सबसे अच्छे हैं। यदि आपको इसमें कठिनाई है, आपको मेरी बात ठीक लगी, लेकिन आप इन स्पाइट ऑफ ऑल योर एफर्ट यू आर नॉट एबल टू पॉइंट आउट, then whose help you can take? You can definitely take the help of your parents, your siblings, your cousins, your friends, your neighbors, etc. सबसे अच्छी बात यह है कि अभी इस वक्त सब फ्री हैं। आप कॉल करेंगे तो शायद ये उठाएंगे, आप अपने बारे में कुछ पूछेंगे तो डेफिनेटली दे कैन स्पेयर सम टाइम आउट ऑफ देयर शेड्यूल। क्यों? क्योंकि अभी उनका शेड्यूल टाइट नहीं है। तो नंबर 1 बात क्या मैंने कही, आप खुद से इंट्रोस्पेक्शन करें और निकालें क्या आपकी यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ है। नंबर 2, अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप हेल्प लें अपने नियर और डियर वंस की। कोई क्वेश्चन आया है शायद। अपने आप की पहचान के लिए फर्स्ट ये है कि पूर्ण सतगुरु जीवन में जिससे इस अपने आप के अच्छे तरीके की पहचान हो जाती है, फिर आपको ये फील होगा कि कारण करवाना आप पर मनीष के कुछ नहीं है। My request is if you can please write it in English in Roman font, it would be easier to read, because otherwise for me it is very difficult what you really want to say. तो अगर आप थोड़ा छोटा लिखेंगे और आप अगर हो सके तो इंग्लिश में लिखेंगे तो it would be easier for me to read out. Otherwise it would be very difficult if you write Hindi in the Roman font to understand what you want to say. But जो मैंने अभी तक पढ़ा है उससे मुझे ये लगता है कि आपने ये बताने की बच्चों को कोशिश की है कि जीवन में किस तरह से आप अच्छे तरीके से अपने आप को पहचान सकते हैं और कौन से ऐसे और एक्सटर्नल टूल्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं अपने आप को पहचानने के। तो सबसे पहला इंट्रोस्पेक्शन है, दूसरा अपने इर्द गिर्द लोगों से बात करना है, और तीसरा अगर कहीं भी आपकी बात नहीं बनती है तो आप प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं। आप करियर काउंसलर्स के पास जा सकते हैं, आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप एक साइकोमेट्रिक टेस्ट देना चाहते हैं, आप एक एप्टीट्यूड टेस्ट देना चाहते हैं। इन दोनों के आधार पर आपको अपने बारे में सारी बातें पता चल जाएंगी। आपको ये पता चल जाएगा आप इंट्रोवर्ट हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं, फीलिंग टाइप हैं या जजिंग टाइप हैं। आपका एप्टीट्यूड टेस्ट आपको ये बता देगा कि आपका एप्टीट्यूड कैसा है। अगर आप किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें आपको कैसा एंट्रेंस एग्जाम ढूंढना चाहिए, जिसमें मैथ्स होगी तो आप कर पाओगे क्या, इंग्लिश होगी तो आप कर पाओगे क्या, रीजनिंग होगी तो आप कर पाओगे क्या, जीके और आईक्यू और ईक्यू और सारी चीजें आपको वहां से समझ में आ सकती हैं। समवन इज राइटिंग लॉस्ट इंटरेस्ट इन लाइफ। देखिए, लॉस्ट इंटरेस्ट इन लाइफ का मतलब यह है कि आप अवसाद से ग्रसित हो रहे हैं, और अवसाद से ग्रसित होता कौन है? हमेशा वो ही होता है जो बोर हो जाता है। और बोर कौन होता है? जिसके पास समय ज्यादा होता है और काम कम होता है। अच्छा, आप एक एग्जांपल लीजिए रुचि जी, कि अगर डेली सुबह आपको अपने अकाउंट में 86,400 रुपीज मिलते हैं और डेली इतने ही रहते हैं, इर्रेस्पेक्टिव कि आप उसमें से 100 रुपया निकालें, आप उसमें से 5,000 निकालें, उसमें से 8,000 निकालें, आप पूरा अमाउंट निकाल लें, तो भी आपके पास रोज सुबह 86,400 रुपीज होते हैं। तो आप क्या करेंगे? आप थोड़ा थोड़ा करके निकालेंगे, आप डेली इकट्ठा निकालेंगे, आप क्या करना चाहेंगे? ऑफ कोर्स
अगर डेली हमें पता है कि रिस्पेक्टिव ऑफ हम क्या विड्रॉ करते हैं, रोज सुबह अकाउंट बैलेंस हमारा हम फिक्स है जो 86,400 रुपीज है, तो आप में से हर व्यक्ति ये चाहेगा, हर स्टूडेंट ये चाहेगा कि हम वो सारा पैसा रोज निकाल लें, क्योंकि रोज सुबह हमें दोबारा मिलेगा। ये बैंक अकाउंट आपका जीवन है, और ये जो 86,400 हैं, दीज आर द नंबर ऑफ सेकेंड्स पर डे। इसका मतलब यह हुआ कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो ये जो 86,400 सेकंड्स हमारी लाइफ में डेली हमें सुबह मिलते हैं, तो यदि हम इनका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करेंगे, भरपूर उपयोग करेंगे, तो ना तो आपको कभी बोर होने की जरूरत पड़ेगी, ना आप अवसाद से ग्रसित होंगे, और आपको हमेशा ये लगेगा कि ये जो है ना 86,600 400 ये थोड़े कम है, थोड़े ज्यादा होना चाहिए था, और लगना भी चाहिए, क्योंकि जब ऐसा लगेगा तभी तो हम अपने समय का पूर्ण उपयोग करेंगे। तो मेरा सजेशन ये है रुचि जी, आप अपने समय का पूरा उपयोग करना शुरू करिए और आपको जिंदगी बहुत ही खूबसूरत लगेगी। लेकिन यदि आपके पास एजेंडा रोज सुबह नहीं है कि आज 24 घंटे में मेरे पास क्या क्या काम हैं, ऐसे कौन से चेंजेस मैं अपनी लाइफ में लाना चाहता हूं, अपने इर्द गिर्द लाना चाहता हूं, ऐसे कौन काम मेरे पेंडिंग पड़े हुए हैं जो मैं आज ही खत्म करना चाहता हूं, तो जिस व्यक्ति के पास समय कम है, काम ज्यादा है, वो कभी अवसाद से ग्रसित नहीं होता, उसको कभी लाइफ बेकार नहीं लगती, उसको कभी ऐसा नहीं लगता कि ही लॉस्ट इंटरेस्ट इन लाइफ। तो बिजी रखें अपने आप को, अपने आप से एक्सपेक्टेशंस रखें, और बिजी रखने में भी अगर आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, तो आपके पास पता होना चाहिए कि सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, और आप वो ही करें, तो आपको डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कमलेश जी का कहना है स्वयं से मिलने का सही समय है, बिल्कुल सही कहा आपने, हम स्वयं से मिल सकते हैं। यदि हमने इस समय का सदुपयोग नहीं किया तो हम पूरी लाइफ नहीं कर सकते। और ये तो हम जनरल बात कर रहे हैं, जब हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं, खासतौर से उन बच्चों की हम बात करते हैं जो या तो अभी 12th जिन्होंने जस्ट किया हुआ है, या उन्होंने अभी ग्रेजुएशन किया है, या वो फाइनल ईयर में हैं, तो आप समझिए पूरी लाइफ में इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जंक्शन उनके लिए नहीं है, जब सारी दुनिया उनको हेल्प करने के लिए बैठी हुई है कि बॉस तुम पढ़ाई करो, कुछ और नहीं कर सकते, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कोई रेस्टोरेंट बाहर खुला नहीं है, कोई मॉल खुला नहीं है, कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने ये समय सदुपयोग में लगा दिया, तो इस समय को हम सदुपयोग में कैसे लगाएं? तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान देने की बात है, हम शुरू करते हैं 12th के उन बच्चों से जिन्होंने अभी अभी 12th के एग्जाम दिए हैं, शायद बिजनेस स्टडीज का एक पेपर बचा है, और भी अलग अलग स्ट्रीम के बच्चों का कोई ना कोई पेपर बचा हुआ है। आपने चाहे मैथ्स ली हो, चाहे आपने बायोलॉजी ली हो, चाहे आपने कॉमर्स ली हो, चाहे आपने ह्यूमैनिटीज ली हो, एक बात पक्की है, यदि आप लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, यदि आप लाइफ में कोई ऐसा कॉलेज ज्वाइन करना चाहते हैं जो अच्छा हो, तो अच्छे की एक ही डेफिनेशन है, बहुत सिंपल सी, साधारण सी, कोई समय नहीं खर्च करना। आपको पता करना है कौन सा रेस्टोरेंट अच्छा है, कुछ मत करो, जाके देख लो भैया कितने लोग खाने वाले हैं। अगर रेस्टोरेंट खाली पड़ा हुआ है तो अच्छा नहीं है, अगर रेस्टोरेंट पूरा भरा हुआ है, बाहर तक वेटिंग लगी हुई है, डेफिनेटली वो अच्छा ही होगा। तो सिंपल सी बात है यार, कॉलेज में भी कोई अलग नहीं है, जो भी अच्छा कॉलेज, अच्छा प्लेसमेंट, अच्छा करियर देता है, वहां पर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स नंबर ऑफ सीट से ज्यादा होते हैं, इसीलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है। तो आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में डिसाइड करें, उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी शुरू कर दें। अगर सबसे अच्छी तरह से किसी ने इस समय का उपयोग किया हुआ है तो वो है सारे के सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। लगभग सारे जो देश के बड़े कोचिंग संस्थान हैं, सभी ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी हैं, ऑनलाइन टेस्ट शुरू कर दिए हैं। आप घर पर बैठकर बहुत ही अच्छे से इसका लाभ उठा सकते हैं। तो यदि आपने ऐसा अभी तक नहीं किया है, प्लीज फाइंड इट आउट। आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कौन सी तैयारी करनी चाहिए, किस स्ट्रीम में हम क्या कर सकते हैं, कहां पर प्लेसमेंट्स अच्छे हैं, कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं, कौन से एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, क्या लास्ट डेट है, कैसे फॉर्म भरना है, इसी के लिए तो आज एकम योगा ने इतनी मेहनत करके मुझे यहां पर बुलाया है। आप कमेंट्स करिए, पेरेंट्स स्टूडेंट्स आप कमेंट्स करिए, मैं आपको यहीं बैठकर सारी जानकारी दूंगा। फिर भी अगर कोई जानकारी डिटेल छूट जाती है तो आप
अपना फोन नंबर और अपनी क्वेरी इसी कमेंट में लिख दीजिए, इस प्रोग्राम के बाद भी मैं उनको आंसर कर सकता हूं। कोई भी डिटेल आपको चाहिए, कैसे फॉर्म मिलेगा, कहां पर भरना है, कौन कौन से सेक्शंस आएंगे, कैसे तैयारी होगी, एवरीथिंग यू कैन गेट इन टुडेज वर्कशॉप। तो कहने का मतलब यह है कि हम शुरू करते हैं उन एग्जाम से जो स्ट्रीम स्पेसिफिक नहीं है। लीजिए, एक क्वेरी भी आ गई है, सर आई हैव टेकन बायोलॉजी बट आई डोंट वांट टू गो फॉर एमबीबीएस। देखिए वंश जी, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बायोलॉजी लेते हैं और जब वो फाइनली मेडिकल की तरफ जाते हैं तो ये वो डिसाइड करते हैं कि मुझे एमबीबीएस नहीं करना है। अगर वो बच्चे बहुत ब्राइट हैं, वो डरे नहीं हैं, वो एक्चुअली एमबीबीएस में सेलेक्ट होने के लायक थे, लेकिन अब अगर उन्हें किसी रीजन से एमबीबीएस में नहीं जाना है तो मेरा सजेशन है फिर आप पैरामेडिकल में ना जाकर अपने आप को एक कॉमन स्ट्रीम का 12th का स्टूडेंट समझें। कॉमन का मतलब यह हुआ बहुत सारी स्ट्रीम्स ऐसी हैं जहां पर इस बात का फर्क ही नहीं पड़ता कि आपने साइंस ली है, बायोलॉजी ही ली है या ह्यूमैनिटीज ली है। ये पिछली जनरेशन की समझ से परे हैं। ये जो हमारी जनरेशन है उसमें थोड़ा अलग सिस्टम था। उसमें ऐसा था कि जो भी साइंस लेता था वो इंजीनियर डॉक्टर बनता था, जो कॉमर्स लेता था वो बीकॉम करता था, जो ह्यूमैनिटीज लेता था वो बीए करता था। अभी लाइफ चेंज हो चुकी है, अभी हजारों करियर ऑप्शंस आ चुके हैं, तो अब हम अपने आप को इन बाउंड्रीज के अंदर नहीं भेज सकते। तो आप समझिए, अगर आपने बायोलॉजी ली थी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एमबीबीएस में नहीं जाना चाहते कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके लिए बहुत सारी फील्ड्स खुली हुई हैं जिसमें सबसे अच्छी सजेस्टेड फील्ड्स हैं मैनेजमेंट। आप आईपीएम इंदौर का एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं, आप आईपीएम रोहतक का एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। आपने साइंस ली है, आपने बायोलॉजी ली है, अगर आपने कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज ली होती तो भी आप इस एग्जाम को दे सकते थे। आईपीएम इंदौर के एग्जाम में 2 सेक्शन आते हैं, इंग्लिश और मैथ्स। डरने की बात नहीं है, इंग्लिश 10th स्टैंडर्ड के लेवल की है, सॉरी इंग्लिश 5th स्टैंडर्ड के लेवल की है और मैथ्स 10th स्टैंडर्ड के लेवल की है। आप पूछेंगे इतनी इजी क्यों है? इजी इसलिए है क्योंकि यहां पर नॉलेज की फाइट नहीं है, यहां पर कंपटीशन है स्पीड का। यानी जो एक जनरल बच्चा 10 से 12 घंटे में करता है, आपको 2 से 3 घंटे में करना है। यदि आप इसके लिए तैयार हैं तो आप आईपीएम के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा आप क्लैट के लिए भी जा सकते हैं, आप लॉ के लिए एनएलयूज का क्लैट एग्जाम दे सकते हैं, एआईएलईटी एग्जाम दे सकते हैं, कोई भी स्ट्रीम का स्टूडेंट दे सकता है। लास्ट डेट्स बढ़ गई हैं, अभी लास्ट डेट हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। आप होटल मैनेजमेंट में जा सकते हैं, आप डिजाइन में जा सकते हैं, डिजाइन इज अ वेरी गुड करियर टुडे। आप इसके अलावा बहुत सारी फील्ड्स हैं, आप जर्नलिज्म में जा सकते हैं, आप कंप्यूटर साइंस में जा सकते हैं। सो देयर आर प्लेथोरा ऑफ अपॉर्चुनिटीज। इट इज नॉट दैट यू आर कन्फाइंड टू सिंगल वन पर्टिकुलर करियर स्ट्रीम ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे थोड़ा आधा दिख रहा है। सब्जेक्ट्स दीपा जैन निहारिका, व्हाट इज द स्कोप फॉर गर्ल्स इन एनडीए? नहीं, एनडीए में गर्ल्स नहीं जा सकती। अगर आपको आर्मी में जाने की इच्छा है तो आप सीडीएस का एग्जाम दे सकते हैं। सीडीएस में भी आपको ओटीए मिलेगा, तो आप ओटीए के एग्जाम के लिए आप जा सकते हैं। देन दीपा जैन नवलखा, माय डॉटर हैज जस्ट गिवन हर 12th एग्जाम, सब्जेक्ट्स वर इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, पीपीएल, एससी, हिस्ट्री स्पेशली, शी इज स्टिल नॉट क्लियर व्हाट टू डू नेक्स्ट। देखिए अगेन कोई खास बात नहीं है, अगर वो एमयूएस में बहुत अच्छे से उसने पार्टिसिपेट किया है तो आई एम श्योर शी कैन डू वेरी वेल इन लॉ। एंड मैं सजेस्ट करूंगा कि वो क्लैट का एग्जाम दे, एआईएलईटी का एग्जाम दे, वो महाराष्ट्र लॉ का एग्जाम दे। इसके अलावा वो मैनेजमेंट के भी ऑप्शंस में जा सकती है। वो चाहे तो दोनों की भी प्रिपरेशन एक साथ कर सकती है, सिमिलर चीजें हैं, प्रिपरेशन में भी काफी कुछ कॉमन है, और डिपेंडिंग ऑन व्हाट अपॉर्चुनिटी शी गेट्स शी कैन गो अहेड एंड डू इट। व्हाट इज द स्कोप इन योगा टीचिंग? देखिए रीना जी, योगा तो बहुत ही अच्छे स्कोप में अभी आने वाला है। लगभग आप समझिए सबसे ज्यादा अगर आवश्यकता योगा की थी तो मुझे लगता है आज है। लोग हिलडुल नहीं रहे हैं, कहीं जा नहीं रहे हैं, जिम बंद हो गई हैं। तो जो ऐसा काम है जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ को अच्छा कर सकते हैं, जितने क्वेरीज अभी आई हैं, हम अवसाद से ग्रसित ना हो, हम ज्यादा मोटे ना हो जाएं, और जो भी आप आज सोच रहे हैं उन सब का आंसर योगा में है। और ये जो आंसर है ये प्रोफेशनल तरीके से सभी लोगों को चाहिए, इसीलिए योगा में टीचिंग का ऑप्शन हमेशा आगे बढ़ता रहेगा।
डिपेंड करता है आप उसमें कितने अच्छे हैं, सिर्फ योगा में नहीं लेकिन कम्युनिकेशन में कितने अच्छे हैं, आप लोगों से एम्पैथी कितनी रख सकते हैं, लोगों को आप मोटिवेट कितना कर सकते हैं। तो अगर आप कॉम्बिनेशन है अपनी स्किल्स का और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स का, टीचिंग स्किल्स का, तो स्काई इज द लिमिट फॉर यू। आप बहुत अच्छा और आगे योगा में जाएं और आप ही नहीं आपके साथ बहुत सारे लोगों को भी आप अपनी स्किल्स का फायदा दें, ऐसी मेरी इच्छा है। बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स इज अ गुड ऑप्शन फॉर नवलखा। हाँ जी, हम अभी यहां पर करियर की बात कर रहे हैं, पढ़ाई की बात नहीं कर रहे हैं माथुर जी। डेफिनेटली शी कैन गो फॉर बीए इकोनॉमिक्स, ऑनर्स इकोनॉमिक्स। लेकिन हम ये चाहेंगे कि आप अगर किसी प्रोफेशनल करियर में जाते हैं तो इसमें फायदा यह है कि आप जल्दी अपना करियर बना सकते हैं। जैसे अगर आप कॉर्पोरेट में एमबीए करके जाएंगे या आप लॉ करके जाएंगे, डेफिनेटली इकोनॉमिक्स में आप करियर बना सकते हैं। लेकिन फिर मैं ये नहीं कहूंगा जब तक आपको बहुत ज्यादा इच्छा इकोनॉमिक्स की नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा लंबा करियर ऑप्शन है, इसमें आपको पीएचडी तक भी जाना चाहिए, आपको एक अच्छा इकोनॉमिक्स बनना चाहिए। जब तक आपके दिमाग में 100% इकोनॉमिक्स नहीं है तब तक आई जनरली डू नॉट सजेस्ट दिस काइंड ऑफ स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स फ्रॉम माय साइड्स। आई वुड ट्राई टू गिव यू जनरल ऑप्शंस अनलेस यू आर स्पेसिफिक टू वन पर्टिकुलर थिंग। इकोनॉमिक्स में अगर हम देखें तो बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, लेकिन इसके लिए आपको जुनून चाहिए इकोनॉमिक्स का। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, ह्यूमैनिटीज के एवरेज स्टूडेंट से कुछ और समझ में नहीं आ रहा, हमने इकोनॉमिक्स ले लिया, then I don't think you should go to this such a beautiful field. Those who want to pursue liberal arts, मेरे ख्याल से हम यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट टाइप की चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो ना दें तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा होगा। So I really do not want to take the names of different universities unless it is very specifically asked by any of my audience. हो सकता है आप वहाँ के टीचर हों। मैं योगा एंड स्पोर्ट्स टीचर हूं। नमस्कार मंगेश जी। मैं योगा एंड स्पोर्ट्स टीचर हूं, क्या आगे हमें फायदा होगा? हाँ जी, देखिए मंगेश जी, जैसा मैंने आपको कहा, आज की दुनिया में एवरेज व्यक्ति के लिए कोई स्थान नहीं है। यदि हम किसी भी फील्ड में चले जाएं, चाहे वो इकोनॉमिक्स की फील्ड हो, चाहे वो मैनेजमेंट की फील्ड हो, चाहे वो लॉ की फील्ड हो, चाहे वो योगा की फील्ड हो, चाहे वो स्पोर्ट्स टीचर की फील्ड हो, यदि आप एवरेज हैं तो बहुत ज्यादा करियर ऑप्शंस आपके पास नहीं होंगे, बहुत लाइफ इज नॉट वेरी ब्यूटीफुल फॉर यू वॉट एवर यू डू। लेकिन अगर आपने अपना करियर उस चीज में बनाया है जिसमें आपके पास जुनून है, जिसमें आपके पास स्किल्स हैं जो दूसरों के पास नहीं है, बस ये छोटी सी चीज आपकी लाइफ में जमीन आसमान का अंतर पैदा कर देगी। तो यदि आप ऐसे स्पोर्ट्स टीचर हैं जो बच्चे को सिर्फ सिखाते नहीं हैं लेकिन बच्चे को मोटिवेशन देते हैं और बच्चा आपसे सीखने के बाद बहुत अच्छा कर सकता है, तो भाई बच्चे का करियर तो बनेगा ही बनेगा, आपका करियर उसके पहले बन जाएगा। यदि आप ऐसे योगा के टीचर हैं जहां पर कई लोगों ने एक व्यक्ति को योगा से जोड़ने की कोशिश की लेकिन नहीं जोड़ पाया, आप जोड़ पाए। यदि आपने लोगों का भला किया तो आपका कभी बुरा नहीं हो सकता। तो सवाल यह है कि सिर्फ आप एक जॉब करना चाहते हैं या आप इस लाइफ में कोई चेंज लाना चाहते हैं, और आप जिस भी चीज की में आप चेंज लाना चाहेंगे अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ उतनी ही निखरती जाएगी। तो अगर आप बहुत अच्छे हैं योगा में या स्पोर्ट्स में तो आपका फायदा ही फायदा है। संजय गुप्ता जी पूछते हैं व्हाट डू आफ्टर बीबीए एलएलबी। देखिए संजय जी, बीबीए एलएलबी के बाद जो सबसे प्रॉमिसिंग फील्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला प्रॉमिसिंग फील्ड है कॉर्पोरेट लॉयर। अब ये कॉर्पोरेट लॉयर क्या क्या कर सकता है? कॉर्पोरेट लॉयर सबसे पहले किसी भी बड़ी कंपनी का कंसल्टेंट बन सकता है। सेकंड, हर कंपनी इतनी बड़ी नहीं है कि लीगल कंसल्टेंट रखे, इसीलिए वो दूसरी लीगल कंसल्टेंसीज पर आधारित है। इसीलिए व्यक्ति बीबीए एलएलबी के बाद उन लीगल कंसल्टेंसीज में जॉब कर सकता है। नंबर 3, अगर बच्चा ब्राइट है तो आगे जाकर वो अपनी लीगल कंसल्टेंसी डाल सकता है। ये तो हमने बात की कॉर्पोरेट साइड। अब हम आ जाते हैं गवर्नमेंट साइड। बीबीए एलएलबी के बाद बच्चा जुडिशरी के एग्जाम दे सकता है, वो जज बन सकता है। तीसरा केस, वो लिटिगेशन में जा सकता है। चौथा, वो टीचिंग में जा सकता है, क्योंकि जब हम बात करते हैं टीचिंग की तो हमारे दिमाग में इमीडिएटली क्या आता है? हमारे दिमाग में आता है टीचिंग करनी है तो हम बीएससी करते हैं, एमएससी करते हैं, एमफिल करते हैं, पीएचडी करते हैं, बीएड करते हैं, एमएड करते हैं और फिर हम टीचर बनते हैं। और उसके बाद भी
बहुत सारा कंपटीशन होता है, एक वैकेंसी आती है और सैकड़ों बच्चे रोड पर आपको दिखते हैं। लेकिन यदि आप किसी भी प्रोफेशनल कोर्सेज में जाते हैं, फॉर एग्जांपल दिस बीबीए एलएलबी, आप मानिए कॉलेजेस को बहुत मुश्किल होती है टीचर्स अच्छे ढूंढने में। क्यों? क्योंकि सारे अच्छे बच्चे कॉर्पोरेट में चले जाते हैं। तो इसलिए मेरा सजेशन है, अगर आपको टीचर्स बनना है तो आप प्रोफेशनल कोर्सेज में टीचर बनने की कोशिश कीजिए। अभिनव जी पूछते हैं, विच एमबीए स्ट्रीम इज बेस्ट फॉर द कंप्यूटर्स इंजीनियर सो दैट हिज स्किल्स आर आल्सो यूज्ड इन मैनेजमेंट स्किल्स। देखिए, वैसे तो अभिनव जी अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट में कंप्यूटर्स का सारा यूज होता ही है। आप किसी भी तरह के मैनेजमेंट में चले जाइए, आप लॉजिस्टिक्स में चले जाइए, आप मार्केटिंग में, फाइनेंस में, एचआर में, बिना कंप्यूटर्स के, बिना सिस्टम्स के ये सारी चीजें अधूरी हैं। लेकिन फिर भी स्पेसिफिकली अगर आप किसी नई ऐसी फील्ड में जाना चाहते हैं जो पूरी इर्द गिर्द घूमती है कंप्यूटर्स के, तो या तो आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अपना एमबीए में स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं, या फिर आप डेटा एनालिटिक्स ले सकते हैं, क्योंकि ये दोनों में मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में कंपलसरी होता है कि आपके पास कंप्यूटर साइंस की डिग्री हो। कुछ पहले छूट गए थे हमारे पास लिंक। योगा में तो सब सेम है ना सर? हो नहीं 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 मंगेश जी ऐसा है, योगा में क्या दुनिया की किसी भी चीज में सब सेम नहीं होता। सीखते तो हम एक ही चीज हैं, लेकिन डिपेंड करता है सिखाने वाले पर। और जो सिखाने वाले का जज्बा होता है ना, जो जुनून होता है, वो सिर्फ सिखाने वाले में नहीं रहता, वो सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स में, स्टूडेंट्स में डिवाइड होता है। तो जितना अच्छा आपका टीचर होगा, डेफिनेटली उतनी ही ज्यादा ऊर्जा का संचार स्टूडेंट्स में आएगा। तो यदि हम ये मान के चलेंगे कि योगा में सारी चीजें सेम होती हैं, इसीलिए कोई भी बंदा योगा सिखाए सबकी ग्रोथ बराबर होगी, सबका करियर बराबर होगा, सबकी सैलरी बराबर होगी, तो नॉट ओनली इन योगा, इट इज नॉट पॉसिबल इन एनीथिंग। हम बीए एलएलबी की अभी बात कर रहे थे। आप देखिए आज की डेट में आप एलएलबी वाले लोगों को देखिए, आपको ऐसे लॉयर्स मिलेंगे जो आपसे 1 घंटा बात करने के 20 लाख रुपए चार्ज करते हैं। 20 लाख। कोर्ट में जाने की बात नहीं कर रहा हूं, लिटिगेशन के अलग से भी लगेंगे। 1 घंटे का कंसल्टेशन का चार्ज 20 लाख है। और आपको ऐसे भी लॉयर्स मिलेंगे जो परेशान, काम नहीं है। तो ये तो स्किल की बात है। इसी तरह से आप डॉक्टर्स में देख सकते हैं, सीएज में देख सकते हैं, एमबीएज में देख सकते हैं। योगा अलग नहीं है। तो आप जितना अच्छा काम इसमें करेंगे और जितना आप आगे अपने स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, उतना ही आपका भी अच्छा करियर बनेगा। सर, हाउ टीपी कॉन्सेंट्रेट्स ऑन स्टडीज? ओके, देखिए ऐसा है, हम कॉन्सेंट्रेट स्टडीज में जो करते हैं ना, वो स्टडीज में मजा लाने के लिए नहीं करते। असली बात तो यह है कि जिस दिन मेरी आंखों में एक सपना आ जाता है, जिस दिन मैं अपनी आंखों में सपना देख लेता हूं कि मैं IIM अहमदाबाद जाऊंगा, IIM अहमदाबाद जाने के बाद मैं क्या क्या करूंगा, कैसा होगा मेरा करियर, मैं क्या काम करूंगा, ये जो सपना है ये आपको सोने नहीं देता। ये जो सपना है ये आपको चैन से बैठने नहीं देता। और जब ये सपना आपके दिमाग पर छा जाता है, तब आप कंसंट्रेट करते हैं किसी काम में। तो जैसे भी आपको दिमाग में कोई भी ऐसी बात आ जाएगी कि यार मुझे ये करके दिखाना है, बिलीव मी, आप नहीं भी चाहेंगे ना, आपके घर वाले परेशान हो जाएंगे, आप खाना खा लो, आप सो जाओ, लेकिन आपका कंसंट्रेशन पढ़ाई से नहीं हटेगा। सबसे पहले आपको अपने आप को पहचानने की जरूरत है और आपको अपने करियर के बारे में सोचने की जरूरत है। प्रेरित सक्सेना जी पूछते हैं, सर बेस्ट कॉलेज फॉर बीटेक एंड व्हाट डू आफ्टर बीटेक? देखिए प्रेरित जी, अगर हम बीटेक की बात करें तो ऑफ कोर्स आईआईटीज आर द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया। अगर हम आईआईटी के बाद की बात करें तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। सम ऑफ देम आर इंटरेस्टेड इन टेक्नोलॉजी एंड देयरफॉर ईदर दे डायरेक्टली गो फॉर अ जॉब और दे गो फॉर एमटेक। Most of the others who are interested in business side, then they write CAT exam and go to IIMs or one of the top colleges. Sir, my younger sister has recently given 10th exam. She is confused between humanities and commerce. देखिए, ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स के दोनों के अपने अपने फायदे और अपने अपने नुकसान हैं। लेकिन आप एक बात समझिए, मान लीजिए मुझे यहां से दिल्ली जाना है, तो मैं रास्ते में किसी से क्या पूछूं कि भाई साहब कौन सा रास्ता सबसे अच्छा है,
या मैं ये पूछूं कि कौन सा रास्ता दिल्ली जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि हमें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि हम इंटरेस्टेड किस चीज में हैं। हमें कॉमर्स पढ़ने में ज्यादा मजा आता है या ह्यूमैनिटीज पढ़ने में ज्यादा मजा आता है या हमें मैथ्स पढ़ने में ज्यादा मजा आता है। रादर वी शुड फोकस ऑन आवर गोल कि हमें पहुंचना कहां है। अगर हमें अपनी पूरी लाइफ डॉक्टर बनके हमें बहुत अच्छा लगेगा तो मेरा सजेशन है आप बायोलॉजी पढ़िए। आपको बायोलॉजी पढ़ने में मजा आता है लेकिन आपको डॉक्टर की लाइफ पसंद नहीं है, भैया आप कुछ और करियर ऑप्शन देखिए। क्योंकि ये जो पढ़ाई है ना, ये तो 2 साल की, 4 साल की, 5 साल की, 8 साल की है, और जो आपका करियर है वो लाइफ लॉन्ग है। तो इस पढ़ाई का जो पर्पस है वो करियर है, और इसीलिए हमें ज्यादा अच्छे से ये सोचना चाहिए कि हम एक्चुअली किस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं। तो अगर बच्चा सीए बनना चाहता है, अगर बच्चा बिजनेस साइड जाना चाहता है तो आप उसे कॉमर्स दिलाइए। बच्चा अगर गवर्नमेंट एग्जाम्स देना चाहता है, आईएएस बनना चाहता है, या इकोनॉमिक्स में बहुत कीन इंटरेस्ट है, अभी हम बात कर रहे थे, तो आप उस तरह के सब्जेक्ट दिलाइए। हम ये नहीं सोच सकते कि क्या आज के हिसाब से ज्यादा अच्छा है। सर आई वॉन्ट टू डू स्टार्टअप इन एजुकेशन सेक्टर, प्लीज गाइड। देखिए अशोक जी, सबसे अच्छा अगर आपको स्टार्टअप एजुकेशन में चाहिए तो फिर से वक्त है आज। अब आज इसमें क्या ऐसी स्पेशलिटी है, क्योंकि आज सारी चीजें चेंज हो रही हैं, पूरा एजुकेशन चेंज हो रहा है। जो बड़े बड़े कॉलेजेस थे, जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर जिनको बहुत ज्यादा नाज था, कितने एकड़ का उनका कैंपस है, आज क्या हो रहा है, आज वो एकड़ का कैंपस वहीं रखा हुआ है और वो क्लास दे रहे हैं ऑनलाइन। बच्चा घर पर बैठकर वो क्लासेस अटेंड कर रहा है। तो सारा का सारा शिफ्ट है। जो स्ट्रेंथ हुआ करती थी एक एजुकेशनल एस्टैब्लिशमेंट की, वो चेंज हो गई है। पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं, बच्चों का ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है, बच्चे किस तरह के करियर का चुनाव करेंगे चेंज हो रहा है। बिलीव मी, ये जो चेंजेस आते हैं ना, जैसे आप अभी देख रहे हैं, अभी ये जो शटडाउन चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, कुछ महीनों की बात है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। जब आपके कॉलेज चालू होंगे तो क्या ये एजुकेशन वैसा का वैसा हो जाएगा? क्या ये मार्केट वैसा हो जाएगा? आंसर इज नो। चेंजेस इस तरह के जब भी आते हैं वो अपने साथ लॉन्ग टर्म इंपैक्ट लाते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक रिसर्चर था ऑस्ट्रेलिया में, उसने एक बड़ा सा पॉन्ड लिया और उस पॉन्ड में उसने शार्क रखी। शार्क रखने के बाद अगले दिन उसने कुछ छोटी मछलियां उसी पॉन्ड में डाली। तो क्या हुआ? तुरंत शार्क झपटी और उसने उन सारी मछलियों को खा लिया। अगले दिन उसने क्या किया? अगले दिन वो एक ऐसा डिवाइडर लेके आया, ये जो होता है ना फाइबर ग्लास का एक डिवाइडर लेके आया और उसने उस पॉन्ड के बीच में, ट्रांसपेरेंट था, उसको डाल दिया। यानी अब उस पॉन्ड के 2 भाग हो गए। एक भाग में शार्क थी और दूसरे भाग में उसने कुछ छोटी मछलियां डाली। शार्क ने बहुत कोशिश की, तुरंत मुंह मारने की कोशिश करी। जितनी तेजी से वो उस फाइबर ग्लास पर मुंह मारती थी उतना उसको चोट लगती थी। फिर भी पूरे दिन उसने कोशिश की कि वो कैसे उन छोटी मछलियों को खा ले। उसने ये चीज अगले दिन फिर रिपीट की। शार्क की जो कोशिश थी वो थोड़ी कम हो गई लेकिन बरकरार रखी। तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 6वें दिन, धीरे 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 वो पूरे 1 महीने तक इसको रिपीट करता रहा। 1 महीने बाद एक दिन उसने उस फाइबर ग्लास की शीट को हटा दिया और उसने कुछ छोटी मछलियां खाई, उस पॉन्ड में डाली। और क्या हुआ? शार्क ने उन छोटी मछलियों पर हमला नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि माइंडसेट बन गया। तो ये जो माइंडसेट आज बनता जा रहा है, घरों में पढ़ने का, ऑनलाइन पढ़ने का, ऐप से पढ़ने का, इसके लॉन्ग टर्म इंपैक्ट होने वाले हैं। और जब इसके लॉन्ग टर्म इंपैक्ट होने वाले हैं, इसका मतलब यह है कि जो भी बंदा नया इस फील्ड में आएगा उसके लिए यह अपॉर्चुनिटी है कि वो मार्केट में एंटर हो सकता है। लेकिन ऑफ कोर्स वो मार्केट में तभी एंटर हो पाएगा, वो मार्केट में आगे तभी चल पाएगा जब उसकी स्किल सेट्स बाकी लोगों से बेटर होंगी। तो यदि आप कोई स्टार्टअप एजुकेशन में करना चाहते हैं, आई वुड wish you the good luck. This is the right time. My suggestion is you should launch everything before shutdown ends. सोनाली वर्मा कहती हैं, सर इज इट what the people with
you study with affect you because my parents are saying that humanities have weak students। देखिए गलत नहीं कह रहे हैं वो, इसके दो रीजन हैं। नंबर वन, पेरेंट्स का मतलब है हमारी जनरेशन, और हमारी जनरेशन में ऐसा ही होता था, सारे अच्छे बच्चों को मार पीट के साइंस दिला दी जाती थी। सो व्हेन आई लुक बैक इन दोज डेज, I think I was very good at humanities and I really feel I should have taken humanities. But then it was a social taboo that if you are not taken PCM, if you are not taken PCB, probably you are not good at studies. But times are changing. और मुझे लगता है आपके पेरेंट्स को भी चेंज हो जाना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ह्यूमैनिटीज के बच्चे वीक होते हैं। आप देखिए इंजीनियर्स को भी बाद में IAS का एग्जाम देने के लिए जब उन्हें समझ में आता है कि सारा का सारा जो कंपटीशन है वो इंजीनियर्स के बीच में है, इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स के बीच में है, तो कोई IITN हिस्ट्री लेके देता है, कोई IITN पाली भाषा लेता है, कोई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेता है। और हम सिर्फ गवर्नमेंट की क्यों बात करें, आप MBA की बात करिए, कैट की बात करिए। कैट के एग्जाम में IIM अहमदाबाद में एडमिशन पाने के लिए एक इंजीनियर को 99.9 परसेंटाइल लाना पड़ता है, और 99.9% लाने के बाद भी इस बात की गारंटी नहीं है कि वो ग्रुप डिस्कशन पर्सनल इंटरव्यू में सेलेक्ट होकर IIM अहमदाबाद पहुंच जाएगा। पिछले साल मेरी एक स्टूडेंट ने 89 परसेंटाइल पर यह काम करके दिखाया है। क्यों करके दिखाया है? क्योंकि नंबर वन, शी वॉज अ गर्ल, एंड नंबर टू, शी हैज टेकन ह्यूमैनिटीज। तो अगर आपने ह्यूमैनिटीज ली है और आप गर्ल हैं तो आपको दो फायदे मिलेंगे, आपको एकेडमिक डाइवर्सिटी का फायदा मिलेगा और आपको जेंडर डाइवर्सिटी का फायदा मिलेगा। दो फायदे तो मैंने आपको अभी गिना दिए। अब हम तीसरी बात करते हैं, वीक स्टूडेंट्स होते हैं ह्यूमैनिटीज में। अभी अभी तो मैंने बताया आपको, वर्ल्ड इज चेंजिंग। आप देखिए पिछली जनरेशन और इस जनरेशन में कितना अंतर है। कितने सारे लोग आजकल डमी स्कूलिंग करते हैं, कोटा जाकर इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी करते हैं। तो क्या हम इसको वहीं तक सीमित रखें? इसको हम आगे भी तो सोच सकते हैं। आजकल कॉलेजेस भी तो डमी होने लगे हैं, और जब डमी कॉलेजेस होते हैं, जब बच्चे घर बैठ के तैयारी करते हैं, बच्चे IAS की कोचिंग करते हैं, तो भैया इन बच्चों को कहां फर्क पड़ता है कि जिस कॉलेज में वो क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं वहां पर बच्चे डम हैं या बहुत होशियार हैं। सेकेंड, अगर आप किसी ऐसे स्ट्रीम में ले जाते हो जिस स्ट्रीम में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, अटेंडेंस का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, क्लास में सारे बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, बहुत चैलेंजिंग एनवायरनमेंट होता है, वहां पर बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाता, या तो उसको बाद में ड्रॉप करना पड़ता है या फिर उसको अपने सपने को फॉरगो कर देना पड़ता है। तो अगर बच्चा स्ट्रांग है, बच्चा बहुत ज्यादा इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि बाकी बच्चों में बहुत इजीली अगर वो फर्स्ट आ गया तो वो अपने आप को बहुत होशियार समझने लगे, वो चने के झाड़ पर चढ़ जाए, तो मेरा बहुत अच्छा सजेशन है, आज की दुनिया में ह्यूमैनिटीज के अच्छे बच्चों की बहुत आवश्यकता है जो कम है। आई एग्री विद योर पेरेंट्स। आज की डेट में हर फील्ड के बच्चों की जरूरत है। IIMS क्यों कम परसेंटाइल पर आपको एडमिशन देता है? क्योंकि IIMS को चाहिए हर तरह के बच्चे उसके पास आए। इंजीनियर्स तो बहुत सारे आ जाते हैं अच्छे अच्छे, तो वो छांटता है बहुत अच्छा चाहिए हमें। अगर ह्यूमैनिटीज वाले कम जाते हैं तो बोलता है ठीक है थोड़ा कम अच्छा भी चलेगा, ह्यूमैनिटीज वाले तो हो। और ये सिर्फ IIM में नहीं है, ये अक्रॉस द इंडस्ट्री है। डिजाइन इंडस्ट्री में, डिजाइन कॉलेजेस में ह्यूमैनिटीज वालों की बहुत डिमांड है, बहुत इज्जत है। तो अगर एक होशियार बच्चा ह्यूमैनिटीज लेता है या फिर इसके बनिस्बत की वो साइंस ले लेता, वो इंजीनियरिंग कर लेता, आई वुड से कि अगर वो ह्यूमैनिटीज लेगा तो उसका करियर ज्यादा अच्छा बनेगा। आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि सारे लोगों को एक ही लाइन में खड़े हो जाना चाहिए। सर विच कॉलेज एक्सेप्ट IITs? ऑफ कोर्स इट इज अ GK क्वेश्चन। द नेक्स्ट लाइन इज NITs, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज। अगर आपका IITs में सिलेक्शन नहीं होता है, आप बिट्स पिलानी जा सकते हो, आप NITs जा सकते हो। दैट इज द सेकेंड लेयर। अभिषेक टाटर कहते हैं वंडरफुल सेशन, थैंक यू अभिषेक। रियान खान कहते हैं सर मैनेजमेंट कोर्स फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। आपने बताया तो है, पूछा नहीं है ढंग से। शायद यान आप ये जानना चाहते हो कि मैकेनिकल इंजीनियर्स को मैनेजमेंट कोर्स में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अभी बीच में एक सर्वे हुआ था तो उसमें यह पाया गया था कि सबसे ज्यादा सीईओज किस स्ट्रीम से हैं, तो देवर मैकेनिकल इंजीनियर्स प्लस MBA। तो ये जो मैकेनिकल इंजीनियर प्लस MBA वाली जो एक स्ट्रीम है वो किसी भी एक इंडस्ट्री में आपको टॉप तक पहुंचाने में सक्षम है।
तो इसीलिए मुझे तो बहुत ज़्यादा मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है तो डेफिनेटली आपके लिए मैनेजमेंट कोर्स में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, डेफिनेटली आपको जाना चाहिए। Ritesh ji, this is interesting question and me also want to know, kindly guide. Deepa Jain Navlakha. I think we have answered Deepa Jain Navlakha. Let me search it again once more. Deepa Jain, हाँ दीपा जैन नवलखा ने पूछा था, सॉरी आई मिस्ड इट। व्हाट कोर्स इज नीडेड टू वर्क इन सम फॉरेन एम्बेसी इन फ्यूचर। देखिए फ्यूचर का तो पता नहीं, आज की बात मैं आपको बिल्कुल बता सकता हूं। आज जो फॉरेन एम्बेसीज में सबसे ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है वो किस तरह के लोगों की जरूरत पड़ती है, तो सबसे पहले फॉरेन एम्बेसी को चाहिए होता है एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ। एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ का मतलब यह है कि जब आप किसी वीजा की प्रोसेसिंग में जाते हैं तो उस वीजा प्रोसेसिंग में, हालांकि मैं आपको एक और इसमें बात बता दूं कि बहुत सारी एम्बेसीज ने अपना काम आउटसोर्स किया हुआ है। जो लोग कभी ना कभी वीजा बनवाने गए हैं उन्होंने वीएफएस का नाम सुना होगा। अगर आप यूरोप में या आप शेंजन वीजा बनवाने जाते हो तो सीपी के पास जो शिवाजी नगर स्टेशन है उसके नीचे दिल्ली में है, जैसे इसी तरह से बॉम्बे में सभी जगह बीएफएस के ऑफिसेज अलग अलग जगह पर हैं जहां पर ये आउटसोर्स किया जाता है। तो शायद मैं आपके क्वेश्चन को रिलेट कर दूं तो या तो आपको फॉरेन एम्बेसी में जॉब चाहिए या फिर ये जो आउटसोर्सिंग एजेंसीज हैं वहां पर आप फॉरेन एम्बेसीज का काम ले सकते हैं। तो सबसे पहले इनको चाहिए होते हैं ऐसे लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के काम के लिए इनको बहुत अच्छी कम्युनिकेशन वाले कोई भी ग्रेजुएट चलते हैं एट द स्टार्टिंग लेवल। At the next level, they are looking for MBAs. Third, they need legal consultants. Why legal consultants? क्योंकि जब भी हम एक देश के दूसरे देश से रिलेशन की बात करते हैं वहां सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आता है वो आता है कि उन दोनों केसेस में लॉ में कितना अंतर है, और इसीलिए लीगल कंसल्टेंट्स की बहुत ज्यादा डिमांड हर एम्बेसी को है। ये एम्बेसी वाले ये चाहते हैं कि इनके पास इनके अपने कंट्री का भी एक लीगल एडवाइजर हो और एक लीगल एडवाइजर हर टीम में इंडिया के लॉज का हो। तो अगर आप इंडिया के कॉर्पोरेट लॉयर हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा चांस है। इसके अलावा सीनियर लेवल पर एमबीए और जूनियर लेवल पर, क्योंकि जो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ में रिक्रूटमेंट होते हैं वो तो जूनियर लेवल पर ही होते हैं, समय के साथ ये लोग प्रमोशन भी पाते हैं। जूनियर लेवल में जो वैकेंसीज निकलती हैं उनमें तीन चीजें देखी जाती हैं। वन इज अ ग्रेजुएशन विद देयर नॉर्मल कट ऑफ 60-70% काइंड ऑफ। सेकेंड इज वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। एंड थर्ड जो आपके लिए एक्स्ट्रा काम आ सकता है, उस पर्टिकुलर एम्बेसी की भाषा भी अगर आपको आती है। जैसे आपको अगर फ्रेंच आती है तो आप फ्रांस की एम्बेसी में जा सकते हैं, आपको डच आती है, आपको जिस भी रिलेटेड आपको जो फॉरेन लैंग्वेज आती है वो भी आपको अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट हेल्प कर सकती है। मैं नीचे से शुरू कर देता हूं। आई फॉरगॉट टिल वेयर आई वाज, सो आई विल गो अपवर्ड्स। सर, फॉर डूइंग बिजनेस इन स्टडीज आई शुड ऑप्ट फॉर सीए और एमबीए। आई एम इन क्लास 12। देखिए अगर आप क्लास 12 में अभी हैं तो सीए और एमबीए में बिजनेस की अगर आप बात करेंगे तब तो आई वुड प्रेफर एमबीए। एक और रीजन इसको प्रेफर करने का है कि एमबीए में जो भी आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा आपको आज ही पता चल जाएगा। सबसे अच्छा एग्जाम इसके लिए आईपीएम का एग्जाम है। 12th के एग्जाम के तुरंत बाद आप आईपीएम दें। आईपीएम का फायदा यह है कि आपको 3 साल बाद कैट का एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, आप सीधे 5 साल के बाद बीबीए प्लस एमबीए करके निकलेंगे। अगर आपका वहां सिलेक्शन नहीं होता है आप आईपीएम रोहतक दे सकते हैं, उसमें भी सिलेक्शन नहीं होता है तो आप सिम्बायोसिस का बीबीए के लिए ट्राई कर सकते हैं, डीयू जेट के लिए आप ट्राई कर सकते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के लिए आप और भी बहुत सारे इंडिया की जो टॉप कॉलेजेस अलग अलग शहर के हैं, जैसे अलायंस हो गया बेंगलोर के लिए, यूपीएस हो गया देहरादून के लिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप बहुत सारे, आपको पहले दिन पता चल जाएगा कि आप कहां जा रहे हैं और क्या आपका करियर बनेगा। सीए में अनलेस यू आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे लोग अपने आप को ज्यादा कॉम्पिटेंट मानते हैं और अगर वो नहीं हैं तो उनको 4 या 5 साल के बाद जाके पता चलता है कि यार फाइनली आई एम नॉट एबल टू डू इट। सो माई सजेशन वुड बी टू गो फॉर एमबीए। स्वास्तिक जैन कहते हैं गुड आफ्टरनून सर,
आई एम सेकेंड सेमेस्टर बीबीए, फ्रॉम नेक्स्ट सेमेस्टर शुड आई प्रिपेयर कैट। अरे नहीं नहीं बाबा, अगले सेमेस्टर से नहीं करना है, इसी सेमेस्टर से करना है, रादर आज से करना है, तैयारी तो आज से करना है। अब मैं आपका आगे का क्वेश्चन पढ़ता हूं, यहां तक का तो बहुत क्लियर है, देयर इज नो नेक्स्ट सेमेस्टर प्लीज। हां, अब आपने ये पूछा है कि कैट की तैयारी करें या हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें। देखिए, अगर आप बीबीए कर रहे हैं तो नंबर वन तो मोस्ट ऑफ द वैकेंसीज आपको जो मिलेंगी वो एमबीए की मिलेंगी। लेकिन अगर आप जाना चाहते हैं किसी गवर्नमेंट जॉब में तो आप क्या क्या कर सकते हैं? एज अ ग्रेजुएट आप नंबर वन यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं, नंबर टू आप स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे सकते हैं, नंबर थ्री आप एसएससी का एग्जाम दे सकते हैं, नंबर फोर आप पीएसयूज का एग्जाम दे सकते हैं इंक्लूडिंग बैंक्स। मजे की बात क्या है, इन चारों में ही जो भी चैप्टर्स आते हैं, जैसे हम एसएससी और बैंक की बात करें, सबसे ज्यादा बच्चे उसके लिए जाते हैं, तो तीन सेक्शन आएंगे। क्या क्या आएगा? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वर्बल एप्टीट्यूड और रीजनिंग। मजे की बात यह है कि ये तीनों ही कैट की प्रिपरेशन में भी आएंगे। तो अगर आपने बैंक के लेवल की प्रिपरेशन की तो आप कैट में नहीं बैठ सकते, लेकिन अगर आपने कैट के लेवल की प्रिपरेशन की तो आप ये सारे एग्जाम में बैठ सकते हो। कैट की प्रिपरेशन से आपका यूपीएससी का 2 पेपर में से पहला पेपर सीसेट क्लियर हो गया, स्टेट पीसीएस का भी क्लियर हो गया, एसएससी पूरी तरह से आपका कैट के साथ प्रिपेयर हो गया, बैंक पीओ पूरी तरह से प्रिपेयर हो गया। आप मेट्रो में चले जाइए, आप रेलवे में चले जाइए, पोस्ट ऑफिस के एग्जाम दे लीजिए, जितने भी एग्जाम्स आप गवर्नमेंट के देंगे लगभग सभी का सिलेबस आपका कवर हो जाएगा कैट की प्रिपरेशन के साथ। तो स्वास्तिक, मैं आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करना चाहूंगा, गो फॉर द कैट प्रिपरेशन, बट प्लीज डू नॉट थिंक अबाउट नेक्स्ट सेमेस्टर, डू इट टुडे। थोड़े आगे हमने कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए थे। यस, भाविक जैन ने पूछा है व्हाट शुड वी डू टू गो इन इसरो। देखिए, इसरो में अगर आप जाना चाहते हैं, साइंटिस्ट आप बनना चाहते हैं, सबसे अच्छा कॉलेज उसके लिए है IISc बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। सिलेक्शन के लिए सबसे अच्छा तरीका है आप जाइए किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना में। अगर आप किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना का कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप भी मिलती हैं, आपको एडमिशन भी मिलता है और आपको सीधा क्लियर पाथ मिलता है इसरो में जाने का। सर व्हाई इज दैट आर स्टूडेंट्स लीव आवर बिजनेस फॉर जॉब्स। देखिए स्तुति जी, बहुत ही क्लियर मैं आपको एकदम कंसाइज बात करना चाहूंगा, क्योंकि आई एम श्योर यहां पेरेंट्स भी बैठे हैं और बच्चे भी बैठे हैं, तो मैं छुपा तो सकता नहीं हूं। आई कैन नॉट डू कि मैं बच्चों से कुछ और बात करूं और पेरेंट्स से कुछ और करूं, तो मेरी भी मजबूरी है, एक ही बात करनी पड़ेगी। देखिए स्तुति जी, फैक्ट ये है कि आज की डेट में जब भी कोई बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ बिजनेस करने जाता है, उस बच्चे को कई कई सालों तक बिजनेस करने को नहीं मिलता। वो सिर्फ छोटे मोटे कामों में यूज आता है, कभी वो कहीं पैसे पहुंचा देता है, कहीं से कोई सामान मंगा देता है, लेकिन वो बिजनेस डिसीजन उसको नहीं लेने दिए जाते। तो यंग एज में, एनर्जेटिक एज में अगर वो डिसीजन नहीं लेगा तो उसका करियर तो आपने वैसे भी खराब कर दिया। दूसरा इसका एक और एस्पेक्ट है, जो पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनके बच्चे उनके बिजनेस को ज्वाइन करें, उन पेरेंट्स से मेरी सलाह है, उन पेरेंट्स को मेरा कहना है, प्लीज आप घर आकर अपने बच्चों के सामने अपने बिजनेस की बुराई बचपन से ना करें। जब वो बच्चा छोटा होता है आप आके उसको हमेशा ये गिनाते हो आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, फिर भी नुकसान हो जाता है, कितना आपको स्ट्रेस है, कितना आपको टेंशन है, तो वो आज थोड़ी सोच रहा है कि वो आपका बिजनेस छोड़ के जॉब में जाएगा। अरे वो तो जब 5 साल का था तभी सोच लिया था उसने, बहुत बेकार बिजनेस है, पापा बहुत थक के आते हैं, परेशान आते हैं, हमेशा रोते रहते हैं। बिल्कुल नहीं। आप उन बच्चों को बचपन से ये बताइए कि आपके बिजनेस के कारण आपकी समाज में क्या प्रतिष्ठा है, आपके बिजनेस के कारण कैसे आप अपने समय के खुद हकदार हैं, आपके बिजनेस के कारण क्यों आप किसी के अंडर में नहीं हैं। अगर आप बचपन से उनको सही पॉजिटिव चीजें देंगे तो ही वो आपके बिजनेस में आएंगे। ये तो मैंने सलाह दी आपको, अब हम बच्चों को सलाह देते हैं। देखो बच्चों, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप सीधे अपने पेरेंट्स के बिजनेस में जाते हो तो आपको डिसीजन मेकिंग नहीं मिलती, रादर आपको बिजनेस ही नहीं मिलता। इसका सबसे अच्छा शॉर्ट उपाय मेरे पास है। वो क्या है? आप इतनी बढ़िया पढ़ाई करो, इतनी बढ़िया पढ़ाई करो, इतने अच्छे एमबीए कॉलेज में जाओ कि जो आपके पापा की ड्रीम कंपनी है। ड्रीम कंपनी कैसी होती है? या तो पापा कहीं से सामान मंगाते होंगे, या किसी को सप्लाई करते होंगे, या कोई बड़ा कॉम्पिटिटर होगा जिसको पापा जिसके ऑपरेशंस के ढंग को बहुत कॉपी करना चाहते हैं या बहुत एडमायर करते हैं। अगर आप उस कंपनी में 1 साल जॉब करके आ जाओ
बिलीव मी, लाइफ में कोई बड़ा डिसीजन आपके पापा बिना आपसे पूछे नहीं करेंगे। तो जहां मैंने बिल्कुल आपको मना नहीं किया, मैं बिल्कुल यह मानता हूं कि आप अगर जॉब करेंगे तो आप लाइफ में ज्यादा ऊपर उठेंगे, आप एंटरप्रेन्योरशिप में आएंगे तो ज्यादा अच्छा है। आप नौकरी के बारे में ना सोचकर लोगों को नौकरी देंगे, देश के लिए भी ज्यादा अच्छा है। लेकिन हैविंग सेड ऑल दिस, प्लीज अंडरस्टैंड, आप पहले सीखिए, बिजनेस को पढ़िए, उसके बाद बिना अपने आप को नुकसान पहुंचाए किसी बड़ी कंपनी में जाकर 1-2 साल काम करिए, सीखिए। उसके बाद अपना फैमिली बिजनेस अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपके पेरेंट्स को आप पर नाज होगा, आपकी समाज को, आपके देश को आप पर नाज होगा। Please advise for UPES and IAS. I am in class 12th. I think we have just covered that, so I am just leaving this question. Good afternoon. Nice example of shark, and it will happen in future, and it improves the confidence of to communicate with people. Yes, dhanyawad sir to support me. I think we have covered these questions, so I am coming to the down. Priyansh, how to prepare for CAT? देखिए, कैट प्रिपरेशन के लिए मैंने आपको बताया 3 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन है क्वांटिटेटिव एबिलिटी, इसको हम सामान्य भाषा में कह सकते हैं 10th क्लास तक की मैथ्स। सेकेंड है वर्बल एबिलिटी, जिसको हम कह सकते हैं 5th क्लास तक की इंग्लिश। और तीसरी है रीजनिंग, जिसको हम कह सकते हैं कक्षा 8 के बच्चे के लायक जो पजल्स वो सॉल्व कर लेता है। पर लेकिन ये मैंने कक्षा 5, 8 और 10 आपको बताया, तो डेफिनेटली आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमने तो सुना है कैट बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है और आप तो कक्षा 5 और 8 और 10 की बात कर रहे हो। जी हां, जो डिफिकल्टी है कैट की वो ये नहीं है कि आप क्वेश्चन कर नहीं सकते। डिफिकल्टी का मतलब ये है कि यदि मैंने आपको आज वो कैट का पेपर दे दिया तो जितने भी बच्चे मेरी बातें सुन रहे हैं वो सारे के सारे, मेरी गारंटी है, उस पेपर को पूरा कर सकते हैं। फिर समस्या क्या है? समस्या यह है कि वो बच्चे 10 से 12 घंटे लेंगे, एग्जाम 3 घंटे देगा। तो कैट की प्रिपरेशन का मतलब है कि हम 10 से 12 घंटे के काम को 3 घंटे में कैसे करें, राइट? तो इसीलिए आपको नंबर ऑफ आवर्स की आवश्यकता नहीं है कैट में। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस, ऐसे क्वेरीज आते हैं कि सर ये बताइए कितने घंटे कैट की पढ़ाई के लिए पढ़ना पड़ता है। नहीं जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल इस बात का है आपका कंसंट्रेशन कितना अच्छा है। मेरा एक टीचर था, मुझे आज भी उनकी बात याद है, वो कहा करते थे, रितेश दिन में किसी को 20 मिनट से ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। ऑब्वियसली ऑफ कोर्स मेरे फेवरेट टीचर बन गए। गया मैं भी उनके पास, मैंने कहा गुरुजी मुझे भी अपनी शरण में ले लो। बोले नहीं ऐसे नहीं, स्टॉप वॉच लेकर आओ। मैंने कहा सर हॉस्टलर हूं, पैसे वैसे नहीं है, घड़ी से काम चला लो। बोले नहीं, स्टॉप वॉच लाओ। जैसे तैसे 1-2 महीने पैसे बचाए, स्टॉप वॉच अरेंज की, लेके गया, जी ये है सर आप बताओ। बोले बहुत सिंपल है, इसको 0 पर कर दो और पढ़ने बैठ जाओ। जैसे ही तुम्हारे दिमाग में पढ़ाई के अलावा कोई और बात आए, इसको वापस 0 पे कर देना, और जब 20 मिनट हो जाएं तो उठ जाना। कहने का मतलब यह है कि सवाल इस बात का नहीं है आपके पास कितने घंटे हैं, सवाल इस बात का है आप कितने मिनट्स तक लगातार कंसंट्रेशन से पढ़ सकते हैं। तो अगर आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, पूरे कंसंट्रेशन से पढ़ सकते हैं, आपकी स्पीड इतनी अच्छी है कि आप ये तो नहीं कह सकते कि मैं किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूं, लेकिन आप ये कह सकते हो कि जो आंसर मैं दूंगा मुझसे फास्ट कोई नहीं दे सकता, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। सर मोस्ट ट्रस्टेड बुक्स फॉर IIM IPM। देखिए IIM और IPM में हम बुक से तो नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि या तो हमें 10th स्टैंडर्ड की NCERT की बुक्स ले सकते हैं हम, या फिर मेरा सजेशन इसमें है कि यू शुड गो फॉर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स मटेरियल। तो अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल से लेते हैं तो दैट वुड बी अ बेटर ऑप्शन। खास तौर से सिर्फ यहां बुक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बुक्स तो आप कोई सी भी 10th स्टैंडर्ड की बुक उठा लोगे, आप टाइम एंड वर्क कर लोगे, टाइम एंड डिस्टेंस कर लोगे, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, मिक्सचर, एलिगेशन, दे आर नॉट समथिंग विच इज रेयर। वो आप अपने घर में ढूंढोगे किताब तो आपको वैसे भी कोई मिल जाएगी। पॉइंट है क्या हम पूरे पेपर को 2 घंटे में कैसे करें, इसके लिए सबसे ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट चीज चाहिए, वो चाहिए टेस्ट पेपर। तो मेरा सजेशन है टेस्ट पेपर आप कैसे लोगे, तो आप
टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, और टेस्ट सीरीज जो आप लोगे वो ऐसे इंस्टीट्यूट की लो जिसकी ऑल ओवर इंडिया में ब्रांचेस हों, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे डेली एग्जाम लिखें। यानी आपको ऐसे पता चलना चाहिए आज का एग्जाम 60,000 बच्चों ने लिखा, जिसमें से मेरी रैंक 1255 थी, मुझे नेक्स्ट टाइम तक अपनी रैंक विद इन 1000 करना है। यदि आपने ऐसी जगह का टेस्ट दिया जहां सारे टेस्ट बच्चे मिलके 50 बच्चे हैं, अब आप 50 में टॉपर भी हो, तो आपको समझ में आएगा सिलेक्शन होगा नहीं होगा? नहीं पता चलेगा। तो इसीलिए मोर इंपॉर्टेंट क्या है, आप पढ़ाई कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट रेगुलरली देना बहुत आवश्यक है। What should we do to be a historian? देखिए, हिस्टोरियन बनने के लिए सबसे पहले आपको हिस्ट्री लेनी होगी बीए में, उसके बाद आपको लेनी होगी एमए में, और उसके बाद हो सके तो आपको एमफिल और पीएचडी करना चाहिए। इसके बाद बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, और उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के द्वारा आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में जा सकते हो, और भी बहुत सारे गवर्नमेंट के ऐसे संस्थान हैं जिनमें आप जा सकते हैं। और एक निश्चित समय के बाद, क्योंकि हिस्टोरियन ऐसा नहीं है कि आपने कोई कोर्स किया और आप हिस्टोरियन बन गए, क्योंकि ये एक्सपीरियंस का काम है। तो कई साल तक जब आप एक्सपीरियंस लेते हो तब आप जाकर हिस्टोरियन बनते हो। तब आपसे फिर सलाह ली जाती है कि देखो जी यहां पर ये निकला है, ये किस काल का होगा, या और भी बहुत सारी अन्य अन्य बातें। सर, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर टैक्सेशन एंड फाइनेंस? आप टैक्सेशन और फाइनेंस में कहां जाना चाहते हैं? आप गवर्नमेंट में जाना चाहते हैं, या आप प्राइवेट में जाना चाहते हैं, या आप अपनी खुद की कंसल्टेंसी खोलना चाहते हैं? ये तीन अलग अलग बातें हैं। अगर आप गवर्नमेंट में जाना चाहते हैं टैक्सेशन के लिए या फाइनेंस के लिए, आपको यूपीएससी के थ्रू ही जाना होगा। अगर आप यूपीएससी के थ्रू जाएंगे तो आप डायरेक्टली असिस्टेंट कमिश्नर लेवल से शुरू करेंगे। अगर आप ऑफिसर लेवल से शुरू करना चाहते हो तो आप एसएससी देके जा सकते हो, एसएससी सीजीएल विच इज कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम। अगर आप क्लैरिकल में भी जाने को तैयार हो तो आप एसएससी सीएचएसएल से शुरू कर सकते हो, तो आप उसमें टैक्सेशन डिपार्टमेंट में इनकम टैक्स सब इंस्पेक्टर, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में क्लैरिकल, या फाइनेंस डिपार्टमेंट में क्लैरिकल से शुरू कर सकते हो। अगर हम बात करें आप जाना चाहते हो कॉर्पोरेट में, अगर आप जाना चाहते हो तो कॉर्पोरेट में जाने के लिए आई वुड सजेस्ट आइदर यू डू सीए और यू डू योर एमबीए, है ना। तीसरा एक और कोर्स इसमें फेमस है विच इज सीएफए, तो आप सीए कर सकते हैं, सीएफए कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं। प्रशांत जी पूछते हैं ऑनलाइन कोर्सेज फॉर आईपीएम 21। हाँ जी, ऑनलाइन कोर्सेज फॉर मेरे ख्याल से आप शायद कोचिंग के बारे में बात कर रहे होंगे, क्योंकि कोर्स तो आपको आईएम इंदौर में जाकर ही करना पड़ेगा। तो बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो तैयारी कराती हैं। वन ऑफ देम आई एम एसोसिएटेड विद दिस टाइम। तो आप टाइम के डिफरेंट सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया में 250 ब्रांचेस हैं, आप वहां से ऑनलाइन कोर्स दे सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी लोकल कोचिंग सभी शहरों में होती हैं, तो डिपेंडिंग ऑन किस शहर को आप बिलोंग करते हैं वहां पर भी अगर आप लोकल में भी पता करेंगे तो आपको आईपीएम की कोचिंग मिलेगी। टेस्ट सीरीज आप नेशनल लेवल की ही लें, कोचिंग आप लोकल भी लेते हैं तो भी चल सकता है। भाविक जैन पूछते हैं व्हाट शुड आई टेक बिकॉज आई हैव इंटरेस्ट इन हिस्ट्री, बायोलॉजी एंड ज्योग्राफी। देखिए भाविक, मुझे नहीं लगता कि अभी फिलहाल कोई कोर्स ऐसा ऑफर करता है जिसमें आप बायोलॉजी और हिस्ट्री एक साथ ले सकते हैं। हाँ, फिर भी अगर आपकी जिद है, आउट ऑफ इंडिया इस तरह का पॉसिबल है, यूएस में इस तरह के बोर्ड्स हैं जिसमें आप हिस्ट्री और बायोलॉजी एक साथ ले सकते हो। अनफॉर्चुनेटली अभी हमारे कंट्री में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप हिस्ट्री और बायोलॉजी एक साथ पढ़ पाओ। तो या तो आपको अपना इंटरेस्ट के हिसाब से हिस्ट्री और ज्योग्राफी में जाना होगा, या फिर आपको बायोलॉजी की तरफ जाना होगा। यू हैव टू चूज वन थिंग। हालांकि ये बात सही है कि जब आप आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, जैसे अगर आपने सिविल सर्विसेज का एग्जाम दोगे, तो मैंने आपको बताया जो पहला सीसेट का पेपर है उसमें तो मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश आता है। जो दूसरा पेपर होता है जीएस का, उसमें ये सारे ही सब्जेक्ट आते हैं, तो उसमें हिस्ट्री भी आएगा, उसमें बायोलॉजी भी आएगा, उसमें ज्योग्राफी भी आएगा। इसी तरह से आप गवर्नमेंट की और एग्जाम जैसे एसएससी देते हो तो एसएससी में भी जो जीएस आएगा उसमें भी ये सारे सब्जेक्ट्स आएंगे। लेकिन ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपके 10th लेवल तक के आएंगे, जो कंपलसरी सभी ने पढ़े हुए हैं, उसका आगे से कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। कोई क्वेश्चन हमने बीच में छोड़ दिया हो जिसको हम अभी ले सकते हैं? आई थिंक आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द आंसर्स। प्लीज अगर मेरे से कोई क्वेश्चन छूट गया हो तो प्लीज आप दोबारा उसको नीचे कॉपी कर दें, सो देन इट वुड बी इजियर फॉर मी टू सर्च फॉर इट। स्वातिक का मैंने रिप्लाई किया था, वत्स का किया था।
हाँ जी, एक श्रीकांत सिंघवी का क्वेश्चन छूट गया था। इज ग्रेजुएशन इन यूएसए बेटर देन इंडिया लुकिंग एट फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव? देखिए, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव आप किसकी बात कर रहे हैं, रिटर्न की या इन्वेस्टमेंट की? क्योंकि फाइनेंस के तो दोनों हैं, हम दोनों की एक एक करके बात करते हैं। देखिए, ग्रेजुएशन की जहां तक बात है, अगर हम यूएसए में करते हैं तो नंबर आप अगर हम फीस के हिसाब से देखें, डेफिनेटली इंडिया इज फार बेटर। यूएसए में अच्छा यह है कि कंपटीशन कम है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपने इंडिया में आईआईटी की पूरी तैयारी की, आपको आईआईटी देकर बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस नहीं मिले, तो आप सेट देकर या इन कई केसेस में बिना सेट के भी यूएसए के वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस में एडमिशन पा सकते हैं। लेकिन उसकी जो फीस होगी वो हमारे आईआईटीज की फीस से कई गुना ज्यादा होगी। तो अगर हम फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव का मीनिंग में आपका सही समझ रहा हूं कि आप ये जानना चाहते हैं कि फीस के हिसाब से, तो देखिए फीस के हिसाब से तो इंडिया ही बेटर है। हां, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन में आप इसको चेंज कर सकते हैं। क्यों चेंज कर सकते हैं? क्योंकि ग्रेजुएशन में वहां पर स्कॉलरशिप भी कम है, स्कॉलरशिप्स के अलावा वहां पर टीचिंग असिस्टेंस और रिसर्च असिस्टेंस कम है। लेकिन यदि आप अपने बच्चे को इंडिया के किसी अच्छे कॉलेज में ग्रेजुएशन कराते हैं, और खासतौर से अगर वो मैथ्स में अच्छा है, तो जब वो बाहर जाता है अपने एमबीए के लिए या एमएस के लिए, तो उस समय वो मैथ्स टीचर्स के साथ रिसर्च असिस्टेंस और टीचिंग असिस्टेंस में जाता है, जिसमें आप मान के चलिए लगभग उसके वहां के सारे खर्चे इसी से निकल जाते हैं। कई केसेस में, कई कंट्रीज में ऐसा भी है, अगर हम यूएसए की सिर्फ बात ना करें, जहां पर ट्यूशन फी भी माफ हो जाती है अगर आपका पढ़ाई अच्छी है और आप इस तरह की भी एक्स्ट्रा मेहनत करने को तैयार हैं। तो ग्रेजुएशन में अगर बच्चा इंडिया के कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल सकता है श्रीकांत जी, तब तो मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उसको यहीं पढ़ाइए, उसके बाद आप उसको बाहर भेज सकते हैं। सेलेक्ट नहीं होता है और आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप अभी भी भेज सकते हैं। आपको एग्जाम देना होगा सेट का। Hello sir, what is the career in yoga nowadays? Is this a good career option for use? How I can move for this? देखिए, योगा की जहां तक हम बात करेंगे, योगा में तो करियर बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। अब यहां पर मैंने आपको पहले भी ये बताया कि दो अलग व्यू पॉइंट्स हैं। पहला व्यू पॉइंट तो यह है कि आप योगा में कितने अच्छे हैं, आप स्वयं कितने अच्छे योगा के एक्सपर्ट हैं, और दूसरा यह है कि आप किस माध्यम से और किस तरह से लोगों को सिखा सकते हैं। क्या आप टेक्नोलॉजी का फायदा ले सकते हैं? क्या आप मोटिवेशन दे सकते हैं? क्या आप में लोगों को जोड़कर रखने की शक्ति है? क्या आप लोगों को कन्विंस कर सकते हैं कि क्यों वो सुबह सुबह की अपनी नींद छोड़कर और आपके साथ योगा करें? तो ये आपकी अपनी पर्सनल हैबिट्स हैं। ये पर्सनल हैबिट्स में आप जितने अच्छे होंगे, उतना अच्छा करियर आज योगा में है। आप देखिए, बहुत आगे आने वाले समय में योगा बहुत सारी जगह कंपलसरी होने जा रहा है। खास तौर से अगर हम आज की स्थिति देखें और आज से कुछ महीने बाद चलें, तो अभी जो स्थिति है जहां पर लोग घरों में बंद हैं, जहां पर लोग किसी काम के लिए नहीं जा रहे हैं, जब आज से 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, जब भी ये पूरी तरह से नॉर्मल होगा, और पूरी तरह से स्थिति नॉर्मल होने के बाद सबसे बड़ी समस्याएं सभी के जीवन में क्या आएंगी? नंबर 1 ओबेसिटी, नंबर 2 लेथार्जी, नंबर 3 लॉस्ट इंटरेस्ट इन लाइफ, नंबर 4 पेसिमिस्टिक एप्टीट्यूड। इन सारी की सारी चीजों का अगर किसी एक पर्टिकुलर चीज में, एक पर्टिकुलर जगह पर आपको आंसर मिलता है, वो है योगा। तो जब आप योगा की तरफ जाएंगे, लेकिन सवाल यह है कि जब हम योगा की तरफ जाएंगे तो हमें कैसा टीचर चाहिए? क्या हमें यह चाहिए कि सामने वाला सिर्फ अपने योगासंस में सबसे ज्यादा परफेक्ट होना चाहिए? वो तो परफेक्ट है, लेकिन मैं तो उसका 1% भी नहीं कर पाता, हो सकता है मैं डर के भाग जाऊं। इसका मतलब यह हुआ कि मेरा टीचर, मेरा योगा ट्रेनर सिर्फ ऐसा नहीं चाहिए वो स्वयं अच्छा हो। मेरी एक्सपेक्टेशन तो यह है, मुझे योगा टीचर ऐसा चाहिए जो मुझे परफेक्ट कर दे। अब हम बैठकर लिख सकते हैं, इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस। हम 5 चीजें लिख सकते हैं कि एक कॉमन बंदे के लिए जो अपने
किसी भी रीजन से, साइकोलॉजिकल रीजन से, अपनी बॉडी की फिटनेस के रीजन से योगा ज्वाइन अगर करना चाहता है तो वो क्या क्या ऐसी क्वालिटीज अपने टीचर में, अपने ट्रेनर में देखना चाहता है। नंबर 1, अगर मैं अपनी बात अपने टीचर को नहीं समझा पाता, टीचर अपनी बात मुझे नहीं समझा पाता, तो देन इट इज अ प्रॉब्लम। दैट मीन्स द फर्स्ट इज कम्युनिकेशन स्किल्स। Number 2, of course, the yoga teacher, trainer is very good and probably he is doing it for so many years. How can he expect me to do it on the day 1? तो इसीलिए मुझे कैसा टीचर चाहिए, ऐसा ना हो कि वो मेरी तरफ ऐसे देखे कि जैसे मैं पता नहीं एलियन हूं, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाता। तो नंबर 2 है, वो जो बंदा है, जो ट्रेनर है, वो मोटिवेटिंग होना चाहिए। मुझे ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि अगर मैं उनकी क्लास में जाऊंगा तो मुझे डांट देंगे, मैं उनकी क्लास में जाऊंगा तो वो मेरी इंसल्ट कर देंगे, मैं उनकी क्लास में जाऊंगा तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, मैं और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाऊंगा। तो वो बहुत अच्छी तरह से मोटिवेटर होना चाहिए। नंबर 3 बात क्या है? नंबर 3 बात यह है कि उनमें ऐसा चार्म होना चाहिए कि एक बार अगर मैं उनसे जुड़ गया तो अगर मैं 3 दिन बाद मुझे सुबह सुबह आलस आ रहा है जाने में, तो सिर्फ मैं अपने योगा की एक्सरसाइज के लिए नहीं, मैं उनके चार्म के उस डर से, बिकॉज आई डोंट वांट टू ऑफेंड माय ट्रेनर, आई डू नॉट वांट टू ऑफेंड माय टीचर एंड देयरफॉर माय रेगुलरिटी इज बेटर। तो इसका मतलब यह है कि उनकी पर्सनालिटी वैसी चार्मिंग होनी चाहिए। तो अदर देन यू शुड बी वेरी गुड इन योगा। अगर हम इन 3 बातों का ध्यान रख सकते हैं, अगर हम 3 बातों की ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, अगर हम इन 3 बातों की प्रैक्टिस कर सकते हैं, यूजिंग टेक्नोलॉजी, टीचिंग स्किल्स, मोटिवेटिंग स्किल्स, अगर ये इंक्लूडिंग योगा, अगर ये 4 चीजें किसी के पास हैं तो उसका करियर वैसे भी बहुत अच्छा बनने वाला है। आगे सारे कॉलेजेस इस तरह की वैकेंसी निकालने वाले हैं, कंपनीज ऐसे कंसल्टेंट हायर करने वाली है, और लोग खुद से आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं क्योंकि लोग आपको ज्वाइन करना चाहते हैं। सो डेफिनेटली देयर इज अ फैंटास्टिक करियर अहेड ऑफ यू। प्रियांशी जैन कहती हैं, सर आई एम इन क्लास 12th नाउ, व्हाट शुड आई ऑप्ट फॉर CA और BCom ऑनर्स? देखिए, अगर आप BCom ऑनर्स करेंगे तो आप BCom ऑनर्स के बाद क्या करेंगे ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आपको वो क्लैरिटी है तो BCom ऑनर्स में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर क्लैरिटी नहीं है तब तो प्रॉब्लम है भाई। अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत अच्छे हैं, आपको पढ़ाई में मजा आ रहा है, आप डेफिनेटली CA पूरा क्लियर करोगे, तो आप CA के लिए जाओ। अगर आपको पता है कि आप BCom क्यों करना चाहते हो, क्योंकि आप BCom के बाद MCom करोगे, MCom के बाद आप टीचिंग में जाओगे, या आप रिसर्च में जाओगे, या आप IAS की तैयारी करोगे, तो आप BCom में जाओ। अगर इन दोनों में से कोई नहीं है तो आई वुड से देयर आर n नंबर ऑफ ऑप्शन। हम अपने ऑप्शंस को इतना छोटा क्यों बना रहे हैं कि या तो मैं इधर जाऊंगा या मैं इधर जाऊंगा। 3600 ऑप्शंस हैं जिनमें आप जा सकते हो। आप डिजाइन में जा सकते हो, आप फैशन इंडस्ट्री में जा सकते हो, इवेंट मैनेजमेंट में जा सकते हो, मैनेजमेंट में जा सकते हो, लॉ में जा सकते हो, जर्नलिज्म में जा सकते हो, होटल मैनेजमेंट में जा सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कन्वेंशनल ऑप्शंस में जा सकते हो। तो मेरा सजेशन है आप अपने आप को थोड़ा बेटर समझें, अपनी स्ट्रेंथ वीकनेसेस के बारे में समझें, अपनी आकांक्षाओं के बारे में समझें, और उसके बाद आप डिसाइड करें। अपने आप को सिर्फ इन 2 करियर तक सीमित करके ना चलें। Sir, I have not given SAT and I want to do BBA. So which university is good in US? देखो, अगर आपने SAT नहीं दिया है तो मेरा सजेशन है कि आप इमीडिएटली SAT दे दो। ऐसा नहीं है कि आप अब नहीं दे सकते। So you still have time. You can apply for the next session. और अभी तो वैसे भी सारी दुनिया स्टैंड स्टिल पर है, so you are not losing time. मेरा सजेशन है जितने भी कॉलेजेस आप किसी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू लेते हो, हमेशा उनका माइलेज ज्यादा मिलता है। जहां भी एंट्री बैरियर नहीं होता, डायरेक्ट एडमिशन होता है, वहां वो कॉलेजेस उतने अच्छे नहीं होते। तो मेरा बहुत ही सिंपल सा सजेशन है, आप सेट दीजिए। आपने नहीं दिया है, आपके सेट में कम नंबर आते हैं, उसके बाद आप ये क्वेश्चन पूछते हैं तो फिर भी रिलेवेंट है। लेकिन सेट ना देना और डायरेक्टली आप ऐसा कॉलेज चूज करना जो आपको बिना सेट के एडमिशन दे देगा, दैट इज नॉट द करेक्ट थिंग टू डू। थैंक यू मुनिंद्रा जी, आपने कहा है वेल डिस्क्राइब, थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस एंड एक्सपीरियंस। सर व्हाट आर द करियर अपॉर्चुनिटीज इन मास मीडिया? देखिए, मास मीडिया बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। आई एम रियली सॉरी, आई थिंक आई हैव टेकन मोर टाइम देन इट इज अलोकेटेड, सो वील टेक इट एज अ लास्ट क्वेश्चन। मास मीडिया में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन मास मीडिया में सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस साइड जाना चाहते हो। आप प्रिंट मीडिया में जाना चाहते हो, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाना चाहते हो, आप करना क्या चाहते हो।
फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लॉ और मास मीडिया में बहुत अलग अलग है, क्योंकि मास मीडिया लार्जली परफॉर्मेंस बेस्ड स्टफ है। लॉ में जरूरी नहीं है परफॉर्मेंस हो। क्यों? क्योंकि लॉ में आपकी डिग्री के साथ आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जा सकते हो और बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं जिनमें आप जा सकते हो। मास मीडिया में ऐसा है कि अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे तो आपकी डिग्री की वजह से कोई आपको पैसा नहीं देगा। हालांकि ऐसा सभी फील्ड में होता है, बट थोड़ा सा मास मीडिया में ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि आप देखिए, आप किसी भी व्यक्ति की अगर इज्जत करते हैं मास मीडिया में, तो आप इस बात की वजह से नहीं करते कि उसने कहां से पढ़ाई की है। आप उसकी इज्जत इस बात से करते हो कि उसका काम कैसा है। तो अगर आप अपने व्यक्तित्व के अनुकूल मास मीडिया की ब्रांच लेते हैं, आपका राइटिंग बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छे लेख लिख सकते हैं, तो आप प्रिंट मीडिया में जाइए। आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, आप बहुत अच्छे ब्लॉग्स लिखते हैं, तो आप उसमें जा सकते हैं। आपका जज्बा बहुत अच्छा है, आप कहीं भी खतरों से खेलकर भी आप बहुत अच्छी न्यूज़ निकाल के ला सकते हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाइए। जब तक आपकी पर्सनालिटी से मैच नहीं खाएगा तब तक थोड़ा सा ये रिस्की है। तो इसीलिए मेरा सजेशन है कि आप ऐसा डिसीजन अगर आप लेना चाहते हैं तो मेरा सजेशन है कि आप कहीं एक साइकोमेट्रिक टेस्ट आप दें और उसके सहारे के बाद आप लॉ और मास मीडिया में से एक डिसाइड करें। जहां तक प्रिपरेशन की बात है एंट्रेंस एग्जाम की, दोनों एक साथ किए जा सकते हैं। अगर हम लॉ की बात करें तो अगर हम क्लैट देंगे या कोई भी एग्जाम देंगे तो आपके 5 सेक्शंस आएंगे, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके और लॉ। अगर हम मास कम्युनिकेशन देंगे तो भी 5 ही सेक्शन आएंगे। इसमें सेक्शन आएंगे मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके। 4 तो कॉमन हो गए। सिर्फ लॉ की जगह 5वां हो जाएगा जर्नलिज्म। यानी बहुत आसानी से बच्चा ये दोनों एग्जाम दे सकता है, ताकि अगर उसको ये प्रॉब्लम है कि उसको क्या ऑप्शंस मिलेंगे एंड में, तो वो कंपेयर भी कर सकता है। लेकिन मेरा सजेशन है, सिर्फ इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपको एंट्रेंस एग्जाम के बाद कौन से कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसके साथ ही साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपकी पर्सनालिटी उस पर्टिकुलर ट्रेड से उसका कोई लेना देना है या नहीं है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आपने बहुत कंसंट्रेशन से, बहुत अच्छे से मुझे सुना और बहुत ही सारे क्वेश्चंस पूछे। मैं आपको बहुत ही गुड लक देता हूं कि आप जो भी फील्ड चूज करें अपनी जीवन में बहुत कामयाबी प्राप्त करें, अपने पेरेंट्स का भी नाम रोशन करें, देश का भी नाम रोशन करें। थैंक यू।